वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और जनरली मैं ये आपसे यही कहूँगा कि जितना हो सके इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर आपने इसे अच्छी तरीके से नहीं तैयार किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप फ्यूचर में जाओगे इसी के ही रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि वैलेंसी, के सेल, एम सेल, एन सेल, ये सारी चीज़ें होती क्या है, स्टेबिलिटी कैसे पाई जाती है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड, ये सब 10वीं में है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको अभी अभी से ही इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट है। तो इसे जितना हो सके अच्छी तरीके से पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे तो आप कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठना प्लीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नील बोर एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस नील बोर, देखो एनसीईआरटी के अंदर मैंने अच्छी तरीके से देखा तो अच्छी तरीके से नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने अपना अच्छे से पढ़ के इसमें ऐड किया है कुछ कुछ चीज़ें। पहले बोल देता हूँ, एनसीईआरटी का मतलब सब कुछ नहीं है, मैंने कुछ कुछ ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ही आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नील बोर के एन एटम लुक लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम। देखो नील बोर जो थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। नील बोर एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में थोड़ा आप एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेना। उसको मैंने नहीं देख दिया है। उनको नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए मिला था? इसी के लिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, और जो आज तक उनके मॉडल कोई टक्कर नहीं दे सकता है। बहुत ही अच्छा मॉडल उन्होंने दिया, ठीक है। तो उन्होंने उनके हिसाब से जो भी एटम होता है एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा है, ठीक है। आशा करता हूं तुमको समझ में आया। न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एटम। देखो जो न्यूक्लियस होता है, देखो यहाँ आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो जैसे कि हमारा सन होता है, तो सन इधर रहता है। जैसे कि सन 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 मतलब न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस उन्होंने एग्जांपल दिया सोलर सिस्टम का। तो मान लीजिए ये सन है, तो सन की जैसे अर्थ, मेरकुरी, वेनस पूरा जैसे घूमता है, वैसे सेम टू सेम एटम के अंदर भी वैसे सिस्टम चलता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम, जैसे कि सन में होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ just like a planet move around the sun. These circular path are orbits, are energy levels, are cell. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा ही है, ये सन है, जैसे जैसे कि मान लीजिए सोलर सिस्टम में एक सन होता है, उसको जो भी उसके प्लैनेट्स होते हैं उसका चक्कर लगाते हैं। वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियंस जो होते हैं, न्यूक्लियंस किसे कहते हैं? न्यूक्लियंस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था अच्छी तरीके से। तो जैसे कि प्लैनेट्स उसका चक्कर काटते हैं, किसका? सन का। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट्स, तो अब ऑर्बिट क्या है? देखो ये जो घूमते हैं उन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। जो भी सर्कुलर पाथ में जो ये घूम रहे हैं इनको ही ऑर्बिट्स, सेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो नील बोर ने यही बताया कि जो भी सेल्स होते मतलब एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है, इनका एक अलग अलग क्षमताएं हैं। क्षमताएं मतलब कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, कोई 4, मतलब कोई 8, दूसरा 18, तीसरा 32। अच्छी तरीके से देखते हैं हम इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन एंड वैलेंसी पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है एंड वैलेंसी का मतलब क्या होता है, बताता हूँ अच्छी तरीके से। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार देख लेते हैं। थोड़ा मुझसे दिक्कत हो गया था, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है। देखो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ, एंड ये वाली चीज़ यहाँ। थोड़ा मेरे से उल्टा हो गया था, सॉरी। हाँ, ये चीज़ आप अरेंज कर लेना अच्छे से। ये वाली पहले आपको ये वाली चीज़ को यहाँ लिखना है, ये वाली चीज़ को यहाँ, ये वाली चीज़ को यहाँ, ठीक है, अपनी नोटबुक में। सो समझते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन सेल। अब इलेक्ट्रॉन सेल पहला के सेल होता है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। जैसे कि मैंने लिखा है, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, ठीक है। पहले वाला खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला यही है, इसी बेसिस पे आपको करना है। देखो फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा अच्छी तरीके से, जैसे कि मैंने लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही। 2, 8, 18, 32। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। तो देखते हैं क्या है एक बार। देखो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी के सेल होगा, के सेल मतलब पहला सेल, पहला ऑर्बिट, इसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही, 10-20 नहीं, खाली 2 ही आएंगे। दूसरे में 8, एल वाले में 8, खाली खाली 8, तीसरे वाले में भी 8, चौथे वाले में भी 8। अब आप बोलोगे भैया सब में 8, पहले वाले में 2 और सब में 8, बट इसमें पहले 2, फिर 8, फिर 18, 32, ये कैसे हो गया? तो बताता हूँ अच्छी तरीके से आपको। मान लीजिए यहाँ 2 है, ठीक है, और 8, ठीक है, ठीक है। यहाँ 2 था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो समझ में आया आपको। 8 फिर से मान लीजिए 8, अब इसको प्लस कीजिए आप इसी तरीके से। 2 + 8 + 8, 18 हुआ, तो ये हो गया 18 हमारा, ये हो गया 18। अब 8 वापस कीजिए और अच्छे से प्लस कीजिए, तो हो गया अपना 32। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर? नील बोर एटॉमिक मॉडल, और क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए भी, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस लेवल पे जाने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मुझे पता है कुछ कुछ आपको डाउट होगा इसके अंदर, थोड़ा इसे रट लेना अच्छी तरीके से, और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझाना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि जो एनसीईआरटी किताब है मैं आपको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी किताब के अंदर एक टेबल बना हुआ है, देख सकते हैं आप, 14.1 टेबल, पेज नंबर 43।
एनसीईआरटी क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 4 में है ये, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, टेबल ऐसा ही है, अच्छे से टेबल आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, इसे आपको अच्छे से रटना होगा। ये रटोगे तभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छी तरीके से आएगा, वरना नहीं आएगा, भूल जाना, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो चीज़ों पर डिपेंड है, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, वैलेंसी भी बताऊंगा आपको। पहले एटॉमिक नंबर मैंने बताया अच्छी तरीके से, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक नंबर अच्छे से आना ही चाहिए आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। इसे करते करते आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किस पे बेस्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उस हिसाब से है ये। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से रट आनी ही चाहिए अच्छी तरीके से। और अब देखो KLMNN, ठीक है, अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। शायद इसको नहीं समझ में आए, पहले यही बोलूंगा कि ये पूरा टेबल अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि देखो पढ़ना खाली प्रोटॉन से, प्रोटॉन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही होते हैं, दो है तो दो, दो तीन तीन, चार चार, तो इसको पढ़ लोगे ये हो जाएगा, ये हो गया तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बस खाली न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स पढ़ना होता है आपको, न्यूट्रॉन्स पढ़ लेना बस, ठीक है। एंड वैलेंसी, सबका वैलेंसी तो आप याद हो जाएगा, जब आप ये सारी चीजें जब ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, तो देखते हैं हीलियम। अब मान लीजिए आपको, देखो रफली मैंने किया है, अगर आपको एग्जाम पूछे या फिर टेस्ट में पूछे तो प्लीज़ यार राउंडर का अच्छी तरीके से यूज़ करना। मेरे को टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी मैंने किया है, ठीक है। तो हीलियम, उन्होंने बोला हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बताइए, तो आपको कैसे करना है, पहले हीलियम लिखिए, फिर उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। हीलियम का 2 होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक ईसी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KNL लिखने के बाद अच्छे से ड्रॉइंग करो। अब मैंने जैसे कि बताया आपको, पहले के सेल के अंदर खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के सेल के अंदर खाली 2, एल के 8, एम में भी 8, एन में भी 8, ठीक है। ये समझ जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो दो हुआ तो यानी फुलफिल हो गया, या कहने का मतलब पहला सेल फुलफिल हो गया, यानी ये स्टेबल है। जो भी चीज़ें फुलफिल हो उन्हें स्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। जो फुलफिल ना हो उन्हें अनस्टेबल कहते हैं। जो भी स्टेबल होगा वो घूमेगा नहीं, जो भी जिसके पास बहुत पैसा होता है कभी घूमता नहीं, जिसके पास पैसे नहीं होते वो घूमते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो इनके पास, मतलब कहने का अर्थ है ये फुलफिल है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये घूमते नहीं है। ये सारे के सारे नोबल गैस के अंदर आते हैं। नोबल गैस, याद रखना मेरी बात, आया कभी एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय नोबल गैस, तो नोबल गैस में हीलियम आता है, नियॉन आता है, जिसके पूरे सेल्स फुलफिल हो। तो 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए आप अच्छे से। देखो थोड़ा ड्राइंग मैंने अच्छे से नहीं बनाया, सॉरी, तो देख लेना, राउंडर का यूज़ करना अच्छे से। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आपको अच्छी तरीके से, फिर लिखना है KLMN, वो लिखने की जरूरत नहीं, KL लिखना। के के अंदर 2 होता है, एल के अंदर 8, मैक्सिमम 8, इसके अंदर 2, ठीक है। फिर देखो अब कैसे करना है, के यानी 2, अब देखो 10 है, पहले आपको यहाँ KL लिखना पड़ेगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा। तो पहले मैंने इसे बिंदु आपको बीच में से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर गोला, फिर गोला। फिर पहले में मुझे से पता है कि सेल में हमेशा 2 ही आ सकते हैं, तो के सेल में 2 ही आया, एल सेल में 8 आ सकते हैं, तो 8 आ गया, पूरा पूरा 8 हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब स्टेबल है, नियॉन स्टेबल है, ठीक है। अब ये सारी कहानी हो गई स्टेबल की। अब हम अनस्टेबल वाले देख लेते हैं। अनस्टेबल वाला ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, स्टेबल वाला तो मतलब नोबेल गैस में आता है। अब हम देखते हैं जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा 8, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से लिखना, फिर KL लिखना। देखो हमेशा याद रखना पहले में 2 ही लिखना, 2, ठीक है। 8 में 2 में से माइनस करना, फिर जितना देखो पहले 2 में से माइनस कर, पहले 2 लिख देना के में, फिर जो भी माइनस करना जो भी आएगा इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब अच्छे तो हो नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं, छोटे मोटी वाली चीज़ें हैं। पहले में 2 ही लिखना, ये नहीं कि यहाँ पे 5 लिख दूँ, 5 बिल्कुल मत लिखना, 2 लिखना। देखो हाइड्रोजन का खाली 1 होता है तो भी अनस्टेबल है, खाली यहाँ 1 लिखते हैं हाइड्रोजन के केस में, बाकी सब में यहाँ 2 ही लिखना पड़ता है, बाकी 2 लिखना, सब में 2, पहले के में 2 लिखना, फिर उसके बाद माइनस करते करते लिखते रहना, ठीक है। अरे आपको 2-4 एग्जाम्पल आप कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं अच्छी तरीके से, जैसे के में 2 है, एल में 6 है, ठीक है। तो के में कितना आ गया 2, देखो पहला वाला स्टेबल है, लेकिन एल में स्टेबिलिटी नहीं, 6 है, 2 की कमी पड़ गई। तो देखो जो कमी पड़ती है, क्या पड़ती है, कमी पड़ती है, उसको ही वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अब पूछा गया कि भैया मुझे इसका वैलेंसी बताओ, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हुआ, तो इसका 2 हुआ। क्यों 2 हुआ? देखो वापस बताता हूँ, के में 2 होना चाहिए, 8, एल में 8 होना चाहिए, लेकिन 8 होना चाहिए, लेकिन एल में तो 6 ही है, तो कमी कितने की है, 2, 2 है। टोटल 8 रहता है लेकिन 6 ही है, तो 2 की कमी हो गई, ठीक है। इसको ही वैलेंसी कहते हैं। अब सिलिकॉन का देखते हैं और एग्जांपल है 14, एटॉमिक नंबर 14 है। तो ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, KLMNN ऐसे लिखना। के में जैसा मैंने बताया हमेशा 2 लिखना पड़ेगा, और एल में कितना है, 8 है, ठीक है, 8 लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया देखो बताया ना मैंने कि इस एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब आ गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अच्छे समझने के लिए, भैया ने मैंने बोला कि भैया 17 है, ठीक है। तो आपको पहले लिखना होगा KLMN, पहले में 2 ही आएगा, दूसरे में 8 ही आएगा, 8 से ज़्यादा। अब तीसरे में कितना आएगा देखते हैं,
तीसरे में 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ 8 हो गया तो आप इस पे चलोगे, इस पे कुछ नहीं लिखना है आपको, बस खाली यहाँ 8 आ गया मान लीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ कुछ मत लिखना है, यहाँ लिखना है जो लिखना। आशा करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखते हैं इस पे अब। तो के पे 2, एल में 8, एम में 4। तो देखो पहला 2 तो फुलफिल हो गया, दूसरा भी 8 भी फुलफिल हो गया, लेकिन गलती ये हुई कि हमारा जो तीसरा वाला जो एम सेल था 4, कमी कितने का हो गया हमें तो 8 चाहिए था, लेकिन 4 ही है इसके पास। तो क्या हुआ? वैलेंसी इसका कितना होगा? 4। जो भी कमी पड़ती है उसको ही वैलेंसी कहते हैं, जितने का कमी पड़ा उसको ही हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा हो, मैं यही बोलूँगा आपको। तो मैं यही चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आए। देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, वापस इस पे वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से, और सारे एग्जांपल्स करेंगे कि और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चंस 2-4 और हैं, फ्लोरीन, बेरिलीन, क्लोराइड, लास्ट में देखो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स बचे हैं अभी, उसे भी कराऊंगा अच्छी तरीके से वो क्या होते हैं। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, लास्ट में मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस चैप्टर में सब कुछ रटना नहीं था, सब हर एक चीज़ को समझना था। और हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ कुछ टेबल्स थे जिसे रटना था, जिसे मैंने बताया था उसे रटिए। बहुत लोग का कमेंट पे आया कि सर हमें एमोनिया, एक बंदे ने पूछा कि अमोनिया का सर ये फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। वो जो टेबल था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, एटम्स एंड कौन सा टॉपिक था? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास था वो टॉपिक था, वो उस पर वीडियो बनाया था मैंने, उस पर टेबल था। टेबल में सब कुछ रटना होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंबल्स हैं, सिंबल में रटना होता है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है उस वाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिए। इसमें कुछ भी बुद्धि मत लगाना, वो मैं उस वाले वीडियो की बात बता रहा हूँ जिस बंदे ने मुझसे पूछा था, ठीक है। आशा करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जाते जाते यही बोलूँगा कि इस टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। जैसे कि मैंने बताया वैलेंसी किसे कहते हैं, जो कमी पड़ जाता है। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने दिया था, ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था मैंने, तो लास्ट में 2 की कमी पड़ गई थी। एंड 2-4 का फ्लोरीन का भी एग्जांपल दिया था मैंने, मतलब 2-4 एग्जांपल दिए थे, वैलेंसी बताई कि जो कमी पड़ जाती है उसी को वैलेंसी कहते हैं। लास्ट में जो कमी जो नहीं पूरा कर पाता, जितने की कमी नहीं पूरा कर पाता है उतना हम उसको लिख देते हैं वैलेंसी। टेबल को अच्छी तरीके से रटना है आपको, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रटना। वापस बोल रहा हूँ, इसको नहीं रटोगे तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना। अब कुछ कुछ चीज़ें देखिए इसमें भी दी गई हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। हीलियम में 2 यानी कि स्टेबल है, जैसे कि मैंने बेरिलियम में देखो कितना हुआ, बेरिलियम में 1-2 की सेल फुलफिल है, बट 2 नहीं है, 8 होना चाहिए। एल सेल में जैसे कि मैंने बताया ये है के, और दूसरा वाला है एल, एल में टोटल 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 है ही नहीं, इसमें खाली 2 है। तो वैलेंसी कितना हुआ इसका? बताइए वैलेंसी इसका कितना हुआ? प्लीज़ इसका कमेंट सेक्शन में बताना, बेरिलियम का कितना हुआ। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। देन ये सारी चीज़ों में भी यही हुआ है, मैंने एग्जाम्पल से अच्छे से बता दिया है। इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार का लास्ट टॉपिक है, उसको भी कराऊंगा, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ में ही करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।